हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस एजुकेशन। इस वीडियो में बात करेंगे हम 5 से लेकर 8 अप्रैल के सारे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में क्विक रिकैप करेंगे। सबसे पहले पिछले वीडियो में पहला प्रश्न था, हाल ही में देश का पहला पूर्ण विद्युतीकृत जोन बन गया है। तो ये पश्चिम मध्य रेलवे जोन है, जिसका हेड ऑफिस कहाँ पर है आपका, इसका हेडक्वार्टर है आपका जबलपुर। ठीक है, ध्यान रखिए जबलपुर। अगला जो प्रश्न था, हाल ही में किए गए सर्वे के अनुसार देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार किस जिले में मिलने का अनुमान है। तो ये छतरपुर जिले में मिलने का अनुमान है, जो वर्कसोहा है वहां पर इसको मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, अभी तक जो देश का सबसे बड़ा और इकलौता हीरा भंडार था वो पन्ना जिले के अंतर्गत था। तो रियो टिंटो कंपनी ने पहले ये सर्वे कराया था। हालांकि अब अडानी की जो कंपनी है, बिरला ग्रुप की जो कंपनी है, वो इसका खनन करवाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस जिला पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो ये यहाँ अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस सागर इसका सही आंसर है, लेकिन सागर के साथ मध्य प्रदेश का जो बैतूल जिला है, इसको भी ये 2 अवार्ड मिलेंगे। 50 लाख रुपए का अवार्ड जो है केंद्र सरकार के द्वारा इन बैतूल और सागर जिले की पंचायत को मिलेगा। किसे 23वां राष्ट्रीय क्रांतिवीर अवार्ड शिक्षाविद दिया जाएगा। तो ये केशव राव मूसलगांवकर हैं जिनको अवार्ड दिया जाएगा। जन्म इनका ग्वालियर में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने शोध कार्यों के लिए मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद मैपकास्ट के साथ मिलकर एक MOU साइन किया है। तो ये नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय है, जिसने मैपकास्ट के साथ मिलकर शोध कार्यों के लिए एक MOU साइन किया है। आज का हमारा जनवरी 2021 का आउटलुक आ गया है। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। साथ ही 2020 का एक करंट आउटलुक आपको पूरा मिल जाएगा, जिसमें आपका 2020 का पूरा करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला जो प्रश्न है हमारा, कब से प्रदेश में मैं कोरोना वॉलेंटियर हूं अभियान शुरू किया गया है। तो मध्य प्रदेश में मैं कोरोना वॉलेंटियर हूं ये अभियान 6 अप्रैल को शुरू किया गया है। और कोरोना संक्रमण को समाप्त करने में हर व्यक्ति की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 6 अप्रैल से मध्य प्रदेश में मैं कोरोना वॉलेंटियर हूं अभियान प्रारंभ किया गया है। इसमें वॉलेंटियर जो स्वयं सेवक, आप इसको समझ सकते हैं। अगर आप खुद से जाके वॉलेंटियर बनना चाहते हैं तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए आपको आइडेंटिटी कार्ड भी दिया जाएगा और आप कोरोना संक्रमण को समाप्त करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। ये इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। गाइज, एक मॉक टेस्ट हम करवा रहे हैं 15 अप्रैल को, 15/4/2021 को। ये अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री रहेगा। इसमें आपको कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। MPPSC फ्री मॉक टेस्ट रहेगा और रजिस्टर करने के लिए आपको सिर्फ ऐप डाउनलोड करना है। टेस्ट की जो डेट है वो रहेगी 15 अप्रैल और टेस्ट का जो टाइम रहेगा वो रहेगा शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। इसके अलावा डेली फ्री क्विज भी, डेली GK बूस्टर भी हमने स्टार्ट किया है हर एक एग्जाम को देखते हुए, जिसमें आपको डेली 10 क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन इसके अंदर मिलेंगे। टोटल फ्री है, इसमें आपको कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप बस कंटेंट सेक्शन में जाएंगे तो ये सारे टेस्ट आपको फ्री मिल जाएंगे। पेमेंट का तो इसमें ऑप्शन रहेगा 10 रुपीज़ का, वो क्योंकि हमें कुछ ना कुछ उसमें, ये हमारे ऐप का एक ड्रॉबैक है कि हमें कुछ ना कुछ अमाउंट उसमें डालना पड़ता है, तभी हम उस कोर्स को पब्लिश कर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें पे करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ 10,000 क्वेश्चंस की एक हमने सीरीज स्टार्ट करी है मास्टर टेस्ट की। ये भी अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें आपको 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आप जितनी प्रैक्टिस करना चाहें, हालांकि इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगी, आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में हमारी असिस्टेंट इंजीनियर 2020-21 के लिए टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर दी है, जिसमें 90+ टोटल टेस्ट इसके अंदर रहने वाले हैं। इसमें से 60 टेस्ट MP GK और MP करंट अफेयर के रहेंगे। करंट अफेयर इसमें 2018 से लेके 2021 तक का, जब तक कि आपका पेपर नहीं होता है तब तक का ये कवर कराया जाएगा। ठीक है, इसमें 20 नॉन टेक टेस्ट रहेंगे, इसमें टेक्निकल नहीं रहेगा, आपका पूरा नॉन टेक का सिलेबस इसके अंदर रहेगा। तो इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। अगला जो प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने कंप्यूटर विज्ञान संस्थान में पहला इंक्यूबेशन सेंटर शुरू किया है। तो ये उज्जैन में स्थित देवी बिक्रम
उज्जैन में स्थित विक्रम विश्वविद्यालय है, जिसने हाल ही में कंप्यूटर विज्ञान संस्थान में अपना पहला इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्ट किया है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1957 में। ध्यान रखिएगा, 1957 में विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। साथ ही एक और चीज ध्यान रखिए, 1957 में ही रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना भी 1957 में हुई थी। ये जो इंक्यूबेशन सेंटर है, ये विश्वविद्यालय परिसर के विद्यार्थियों के लिए कौशल विकास केंद्र के रूप में कार्य करेगा और उद्योगों में जिस प्रकार के कौशल युक्त युवा चाहिए, उनका उत्पादन इस इंक्यूबेशन सेंटर में किया जाएगा। ठीक है, यहां पे अगर हम बात करें इंक्यूबेशन सेंटर, हम पहले भी कई बार डिस्कस किए हैं, होता क्या है एक्चुअल में। देखिए, इंक्यूबेशन सेंटर में क्या होता है, स्टार्टअप अगर कोई बनाना चाहता है, जो एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है आपकी, तो स्टार्टअप व्यवसाय को विकसित करने में मदद करने वाले संस्थानों को इंक्यूबेशन सेंटर कहा जाता है। ये जो संस्थान होते हैं आमतौर पर स्टार्टअप को व्यापारिक और तकनीकी सुविधाओं, साथ ही साथ उनको सलाह, प्रारंभिक विकास निधि कैपिटल, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि कोई स्टार्टअप आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए फंड कहां से लेके आए। ठीक है, नेटवर्क और संबंध, सहकारी रिक्त स्थान, प्रयोगशाला की सुविधा, सलाह और सलाहकार समर्थन जैसी सुविधाएं प्रदान करती है। ठीक है, तो ये होता है पूरा आपका इंक्यूबेशन सेंटर। सारी चीजें स्टार्टअप को लेके, अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आपको उस आइडिया को कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये सारी चीजें आपको इंक्यूबेशन सेंटर में समझाई जाती हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं विक्रम विश्वविद्यालय के, वो हैं प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे। 6 अप्रैल 2021 को स्कूल शिक्षा मंत्री हैं मध्य प्रदेश के इंदर सिंह परमार। इन्होंने मंत्रालय में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान 2020 कार्यक्रम में प्रदेश के उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों और प्राचार्यों को सम्मानित किया है। ठीक है, और इसमें कुल मिलाकर राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार जो है 2020 का, उसमें मध्य प्रदेश के 23 शिक्षकों को इसमें सम्मानित किया गया। आपको बस इतना याद रखना है, 23 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। इनका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। नाम किसका याद रखना है आपको? नाम रखना है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित लोगों का। ठीक है, तो ये हम हालांकि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब इस सम्मान की घोषणा हुई थी। तो इसमें जो इनको सम्मान एक्चुअल में अभी दिया गया है, तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से 2 लोगों को, जिनमें से एक जिला टीकमगढ़ के शिक्षक थे संजय कुमार जैन और एक जिला छिंदवाड़ा के थे मोहम्मद शाहिद अंसारी, इनको, और वर्ष 2019 के राष्ट्रीय शिक्षा सम्मान से सम्मानित रतलाम के शिक्षक डॉक्टर ललित मेहता को राज्य स्तर पर सम्मानित इसके अंदर किया गया। यानी इनको राष्ट्रीय सम्मान तो मिला ही है, साथ में राज्य स्तर पर भी इनको सम्मानित किया गया। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। 2019 के लिए डॉक्टर ललित मेहता का, ये एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। ठीक है, और टीकमगढ़ के हैं संजय कुमार जैन और छिंदवाड़ा के हैं मोहम्मद शाहिद अंसारी। इसके साथ ही शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित ऑनलाइन राज्य स्तरीय शैक्षिक संगोष्ठी 2020 के 2 विजेता शिक्षक शाजापुर के आशीष जोशी और शहडोल के रवि कुमार द्विवेदी को भी राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किसे भी हाल ही में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है? तो देखिए, ये राज्य मंत्री का जो दर्जा है ये दिया गया है विभाष उपाध्याय को, और ये विभाष उपाध्याय जो हैं मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष हैं। इनको अभी 4 जनवरी 2021 को ही उपाध्यक्ष बनाया गया था मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद का, और इनकी अगर बात करें तो इनको भी हाल ही में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद है क्या? देखिए, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद जो है आपका जो डिपार्टमेंट होता है योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का जो ये विभाग होता है इसके द्वारा वित्त पोषित निकाय, यानी कि इसकी जो फंडिंग है ये इस डिपार्टमेंट के द्वारा की जाती है। किसकी? मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की। शासन के द्वारा संपूर्ण विकास के लक्ष्य प्राप्ति हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं और संगठनों को विकास की सशक्त इकाई के रूप में स्थापित करने और एक जागरूक समाज के निर्माण के लिए स्वयंसेवी संगठनों और व्यवस्था के बीच सेतु के रूप में कार्य करने हेतु मध्य प्रदेश में जन अभियान परिषद की स्थापना की गई है। तो सिंपल सी बात है, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं या जो संगठन हैं, ठीक है, तो उनको विकास की सशक्त इकाई के रूप में स्थापित करने के लिए और जागरूक समाज का निर्माण करने के लिए, तो इनके बीच में, ठीक है, एक सेतु के रूप में कार्य करने, सरकार उनके बीच में स्वयंसेवी संगठनों के बीच में एक सेतु के रूप में कार्य करने के लिए मध्य प्रदेश में जन अभियान परिषद की स्थापना जो है वो की गई है।
अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कब प्रदेश के 1891 सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों का प्रदेश व्यापी शुभारंभ करेंगे? तो ये आज यानी कि 8 अप्रैल को ये हो गया है। इसके बारे में डिटेल में हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। 8 अप्रैल को प्रदेश के 1891 सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम का प्रदेश व्यापी शुभारंभ जो है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है और मिंटो हॉल से इन्होंने इन उद्यमों का वर्चुअली शुभारंभ किया। ये सब सेटअप हो चुके हैं, ठीक है, और इनका वर्चुअली भी शुभारंभ किया गया है। इन उद्यमों में 4200 करोड़ रुपए का निवेश मध्य प्रदेश को मिला है। साथ ही 50,000 युवाओं को रोजगार इनके साथ मतलब मिलने वाला है, मतलब 50,000 युवाओं को रोजगार इसके अंदर मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला कमेंटेटर चंद्रा नायडू का लंबी बीमारी के बाद 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका संबंध किस जिले से है? तो इनका जो संबंध है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से है और काफ़ी एज हो गई थी। इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है चंद्रा नायडू का, ठीक है। ये देश के पहले टेस्ट कप्तान CK नायडू की बेटी थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि किसकी बेटी थी, देश के पहले टेस्ट कप्तान कौन है? तो ये आपके CK नायडू हैं। चंद्रा नायडू ने नेशनल चैंपियंस बॉम्बे और MCC के बीच इंदौर में वर्ष 1977 में खेले गए क्रिकेट मैच में पहली बार कमेंट्री की थी। ये प्रश्न आपका एग्जाम में बनेगा, ठीक है, ध्यान रखिए। ये प्रश्न एग्जाम में 100% बन सकता है कि एक तो मैच कब हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था। नेशनल चैंपियंस बॉम्बे और MCC के बीच कहां पर हुआ था? ये इंदौर में हुआ था, ठीक है। ये इतना ध्यान रखिएगा। कमेंट्री किसने की थी? चंद्रा नायडू ने। पहली महिला थी जिन्होंने इस तरीके की कमेंट्री करी थी। इन्होंने अपने पिता के जीवन पर CK नायडू और डॉटर रिमेंबर्स नाम की एक पुस्तक भी लिखी थी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। चंद्रा नायडू वर्ष 1982 में लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए स्वर्ण जयंती टेस्ट मैच की गवाह भी बनी थी, यानी कि इसमें ये उपस्थित थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस जिले को TB मुक्त घोषित किया है? ट्यूबरक्लोसिस जो वायरस होता है उसके कारण ये मतलब बीमारी जो है वो होती है, TB। और इसमें अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार ने हाल ही में बैतूल जिले को TB मुक्त घोषित किया है। यहाँ पर वर्ष 2015 में प्रति लाख 117 मरीज थे प्रति लाख पर, जो अब 44 बचे हैं, ठीक है। तो ये इतना सफिशिएंट डेटा होता है कि ये मतलब TB मुक्त घोषित करने के लिए, ठीक है। तो वर्ष 2025 तक देश को TB मुक्त करने संबंधी केंद्र सरकार के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में प्रदेश के बैतूल जिले को TB मुक्त घोषित किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वर्ल्ड TB डे यानी कि कब मनाया जाता है? 24 मार्च को बैतूल जिले को TB मुक्त घोषित करते हुए प्रदेश को कांस्य पदक भी दिया था, ठीक है। तो ये तब न्यूज में नहीं था, ये अभी न्यूज में आया है, इसलिए इसको यहाँ पर लिया है। यहाँ पे बात करें तो वैसे तो मध्य प्रदेश के टोटल 6 जिलों की तरफ से अप्लाई किया गया था TB मुक्त के लिए, लेकिन इसमें सिर्फ बैतूल को ही कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्चुअल में देने थे, वो डॉक्यूमेंट्स इन जिलों के द्वारा नहीं दिए जा सके, इसके कारण इनको TB मुक्त घोषित नहीं किया है, ठीक है। लेकिन बैतूल जिले को TB मुक्त घोषित कर दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हर्षिता तोमर टोक्यो ओलंपिक के क्वालिफाइंग राउंड में पहुंच गई हैं। वे किस स्पोर्ट्स से संबंधित हैं? तो इनका संबंध है सेलिंग से। और यहाँ पे बात करें हर्षिता तोमर के बारे में तो वाटर स्पोर्ट्स अकादमी की चैंपियन खिलाड़ी हैं हर्षिता तोमर। टोक्यो ओलंपिक के क्वालिफाइंग राउंड में पहुंच गई हैं। 2 से 8 अप्रैल तक ओमान में होने वाली क्वालिफाइंग राउंड में 14 देशों के खिलाड़ियों के साथ ये रेस इन्होंने भी करी। हालांकि इसका भी न्यूज़ नहीं आई है कि ये सिलेक्टेड हुई हैं या नहीं हुई हैं, ये कल की न्यूज़, कल में पता चलेगा इसके बारे में। इस स्पर्धा में फाइनल स्कोर को टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने के लिए क्वालिफाइंग स्कोर तय किया गया था, यानी कि अगर ये अच्छा स्कोर इसके अंदर कर जाती हैं तो ये टोक्यो ओलंपिक में जा सकती हैं। यहाँ इनके बारे में अगर हम बात करें हर्षिता तोमर के बारे में, तो हर्षिता तोमर को अभी कुछ दिनों पहले यार्ड्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। हमने ये डिस्कस किया था करंट अफेयर्स में। हर्षिता को एकलव्य अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, साथ ही 2019 में इनको अर्जुन अवार्ड से भी
सम्मानित किया गया था। ठीक है, और इन्होंने जकार्ता में जो एशियन गेम्स हुए थे 2018 में, उसमें देश को सेलिंग में कांस्य पदक भी दिलाया था। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये प्रश्न तब भी पूछा गया था, 2 से 3 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, और साथ ही साथ भी सेलिंग में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली मध्य प्रदेश की पहली और देश की सबसे छोटी महिला सेलर है। सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की थी। इनका संबंध है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से। अगला प्रश्न है, प्रदेश के भीतर स्थानीय रोजगार बाजार के पारिस्थितिकी तंत्र को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से किसके द्वारा एक नई कौशल विकास परियोजना का शुभारंभ किया जाएगा? तो ये शुभारंभ जो है ये किया जाएगा यूएनडीपी के द्वारा। साथ में इसमें मरीको का सहयोग मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी, ये मध्य प्रदेश में एक नई कौशल विकास परियोजना का शुभारंभ करेंगे और इस परियोजना का उद्देश्य होगा प्रदेश के भीतर स्थानीय रोजगार बाजार के पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम, ये वो पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, ठीक है, ये इकोसिस्टम मतलब उद्योगों से रिलेटेड इकोसिस्टम है। ठीक है, और इसमें इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है कि प्रदेश के भीतर स्थानीय रोजगार बाजार के इकोसिस्टम को उत्प्रेरित करना। ये परियोजना मुख्य रूप से महिलाओं और युवाओं पर ध्यान देने के साथ साथ उनका कौशल विकास करके उनके लिए रोजगार और उद्यमिता के अवसरों में सुधार लाने का काम करेगी। इसके अतिरिक्त व्यवसाय कौशल क्षमता में वृद्धि, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में युवाओं की नव प्रवर्तन क्षमता में वृद्धि, परामर्श, मेंटरशिप, सपोर्ट आदि का कार्य भी इस परियोजना के अंतर्गत किया जाएगा। तो यहाँ पे ये तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही में आपको ये भी जानना जरूरी है कि आपका जो यूएनडीपी है वो क्या है। तो यहाँ पे बात करें, यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है जिसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी। ध्यान रखिए 22 नवंबर 1965। ये अक्सर ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में है और इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वर्तमान में वो हैं अचीम स्टेनर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि प्रशासक। ठीक है, और यूएनडीपी की बात करें तो ये करता क्या है, ये एक्चुअल में गरीबी उन्मूलन यानी कि गरीबी को हटाने की दिशा में कार्य करता है, असमानता को कम करने हेतु काम करता है। वर्तमान में लगभग 170 देशों में ये कार्य कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने हाल ही में मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट भी किसके द्वारा जारी की जाती है? यूएनडीपी के द्वारा जारी की जाती है। यहाँ पर इस रिपोर्ट के अनुसार जो भारत है मानव विकास सूचकांक में 189 देशों की सूची में 131वें स्थान पर था। ठीक है, और भारत का मानव विकास सूचकांक अगर बात करें तो 0.640 है। 2019 में भारत इसमें 130वें स्थान पर था, अब 131वें स्थान पर ये है। नवंबर 2020 में ये मानव विकास सूचकांक जो है वो आया था। अगला प्रश्न है, कायरो इजिप्ट में जूनियर एवं कैडेट वर्ल्ड फेंसिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य फेंसिंग अकादमी के कौन खिलाड़ी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो देखिए ये जो खिलाड़ी हैं ये हैं आपके टी साई संकेत शर्मा। ये आपका इजिप्ट में 11 अप्रैल तक आयोजित जूनियर एवं कैडेट वर्ल्ड फेंसिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य फेंसिंग अकादमी के मतलब तलवारबाज हैं ये, और ये आपका उसमें भारतीय टीम का जो है वो प्रतिनिधित्व करेंगे। वे फोइल की व्यक्तिगत स्पर्धा में अपना प्रदर्शन करेंगे। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जन्मदिन को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो ये 14 अप्रैल जो है इस दिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जन्मदिन को केंद्र सरकार के द्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा 14 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जन्मदिन को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। ये भारतीय संविधान के स्कल्प्टर थे और देश हर साल पहले से ही उनके जन्मदिन को अम्बेडकर जयंती के रूप में मनाता आया है। ठीक है, इस वर्ष से 14 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया जाएगा। 14 अप्रैल 2021 को अम्बेडकर की 130वीं जो जयंती है वो थी।
बात करें अगर बी आर अम्बेडकर के बारे में, तो इनका मूल नाम था भीमराव रामजी अम्बेडकर, ठीक है। और इनके पिता रामजी सकपाल सेना में सूबेदार थे। माँ भीमबाई कपल एक गृहिणी थी। उनका परिवार 1897 में मुंबई में बस गया था। इनकी जो पढ़ाई वढ़ाई है वो सब वहीं हुई है, मुंबई में ही हुई है। एक प्रसिद्ध समाज सुधारक और दलित आइकन थे। इन्होंने असमानता, अन्याय और दलित समुदाय के सदस्यों के साथ भेदभाव के खिलाफ असमान रूप से बात की। इनका निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था और 1990 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, उससे सम्मानित किया गया था। जन्म कहाँ हुआ था इनका? जन्म हुआ था इंदौर जिले के महू में, ठीक है, जिसे आज अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है महू को। अगला प्रश्न है, प्रदेश में कब से स्वास्थ्य आग्रह अभियान शुरू हुआ है? तो स्वास्थ्य आग्रह अभियान जो है ये 6 अप्रैल से शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भोपाल से इस अभियान की वर्चुअली शुरुआत की है, ठीक है। और कोरोना की जंग जो है वो उसको पुख्ता बनाने के लिए 6 अप्रैल 2021 से ये स्वास्थ्य आग्रह अभियान जो है वो शुरू किया गया है। यहाँ पे आपको बस डेट याद रखनी है इसकी कि कब से शुरू किया गया है। दूसरी चीज याद रखनी है कि ये कहाँ से शुरू किया गया है, ठीक है। और तीसरी, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसकी शुरुआत की। उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन डेट और स्थान, कोई भी अभियान अगर शुरू होता है, कोई भी योजना अगर शुरू होती है, तो डेट और अगर वो किसी जगह से शुरू होती है तो वो याद रखना बहुत जरूरी होता है। हम वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, बाकी सारी बातें करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।